नमस्कार बच्चा लोग। हम आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है उसमें एक लेक्चर हुआ था, अपना एक वीडियो ही डाले हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने कहाँ तक बात करी थी? कूलाम के नियम तक हमने बात कर ली थी और हमें कूलाम का नियम मिल गया था। क्या? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये हमें मिल गया था। कब मिला था? जब हमारे Q1 और Q2 दो आवेश थे जो निर्वात अथवा वायु में r दूरी पर रखे हुए थे, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल था वो हमें इतना मिल गया था। ठीक है। अब अगर इन आवेशों को हम निर्वात अथवा वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम, जैसे कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, जैसे कांच है, कुचालक माध्यम कांच है, मोम है ना, कागज है, तेल है, ऐसे माध्यम में आवेशों को रख दें तो फिर हमें उन आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो किस प्रकार हमें मिलेगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपका कि यदि दोनों आवेशों Q1 व Q2 को निर्वात अथवा वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम जैसे कोई कुचालक, है ना, कोई भी कांच हो गया आपका, मोम हो गया, कागज हो गया, है ना, तेल हो गया, है ना, इत्यादि में रखें तो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, है ना, वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, वो तो आवेश पे डिपेंड करेगा, है ना। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एक नियतांक आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बराबर। यहाँ के क्या है भैया? ये आपका एक विमाहीन नियतांक। क्या है? विमाहीन नियतांक यानी डायमेंशनलेस, है ना। इसकी कोई विमा नहीं है, ना इसका कोई मात्रक है, ये एक अनुपात होता है, विमाहीन नियतांक है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ये उस माध्यम का यानी कुचालक पदार्थ का क्या कहलाएगा? ये परावैद्युतांक, है ना। उस कुचालक माध्यम का जिसमें हमने आवेश को रखा है उसका परावैद्युतांक है, या फिर इसको विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं, है ना। ये क्या है? जिसे कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, है ना। कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, या फिर इसको क्या कहते हैं? अथवा विशिष्ट परावैद्युता, है ना, विशिष्ट परावैद्युता। ठीक है।
ये क्या है, एक बीमाहीन नियतांक है, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक अनुपात होता है, जो कि आपका कुचालक पदार्थ का क्या है, परावैद्युतांक, या फिर इसको विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं, है? क्योंकि कुचालक पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? परावैद्युता कहते हैं, ठीक बात। अब आपका जो के होता है, इसका मान है ना, यानी के का मान कुचालकों यानी परावैद्युत पदार्थों के लिए, है ना, इसको क्या, कुचालक को हम परावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं ना। के लिए क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है ना, हमेशा एक से अधिक होता है। ठीक है। अब अगर हम मेटल्स की बात करें, है ना, धातुओं के लिए, इसका मान क्या होता है भैया, अनंत होता है ना। बराबर, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। अब के की वैल्यू एक से अधिक होती है ना परावैद्युत पदार्थों के लिए, तो के कहाँ है भैया, इस फार्मूले में देखो तो नीचे है। यानी जब के की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो ये जो एफ के होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इससे यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जब आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ या कोई परावैद्युत पदार्थ रहता है, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा भैया, कम हो जाएगा ना। है ना, यानी जो एफ के है वो क्या होगा, लेस देन एफ होगा, क्योंकि यहाँ के की वैल्यू क्या होती है, परावैद्युत के लिए इज ग्रेटर देन 1 होती है ना। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम एक और दो को भाग करें, समीकरण 1/2 से इसको भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भैया, एक तरफ तो मिल जाएगा एफ अपान एफ के, बराबर क्या मिलेगा, इधर तो इसमें 1/k मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा और बाकी कट जाएगा, है ना। ऊपर 1 मिलेगा, इधर 1/k मिलेगा, तो ये एक्चुअली क्या आएगा, के बराबर आ जाएगा। यानी आपको क्या मिलेगा भैया, एफ अपान एफ के जो है वो के बराबर है ना। तो देखो के जो आपका है वो क्या है, दो बलों का अनुपात है ना। अब दोनों के मात्रक समान होंगे क्योंकि दोनों बल हैं, इसलिए ये एक विमाहीन नियतांक होता है ना, बिकॉज ये दो बलों का अनुपात होता है। अब यहां से हम पराबद्धतांक की परिभाषा बना सकते हैं, है ना। कैसे, 1 मिनट बेटा। आ जाइए।
क्या मिला आपको, एफ अपान एफ के की जो वैल्यू है वो के बराबर है। तो एफ क्या है आपका भैया, एफ वो बल है जब आपके जो दो आवेश हैं वो निर्वात अथवा वायु में रखे गए हैं, और एफ के क्या है, वो बल है जब उन्हीं आवेशों को हमने किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दिया है ना। तो क्या कहेंगे, के की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का या वैद्युत बलों का अनुपात है जब आवेश निर्वात अथवा वायु तथा किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है। किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, वो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल है जब आपका निर्वात में रखा हो, निर्वात अथवा वायु में एक बार, और जब उसी आवेश को आपने परावैद्युत माध्यम में रख दिया है, तब जो बल लग रहा है उन दोनों बलों का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। किसका, उस माध्यम का, है ना, परावैद्युत माध्यम का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपका जो फार्मूला आया था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट के की जगह हम एप्सिलॉन ही रख सकते हैं, है ना, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन, है ना। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी, है ना, वो थी निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है आपका, यह है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन बराबर क्या हुआ आपका, एप्सिलॉन नॉट के हुआ, है ना। तो यहां से एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक परिभाषा यहां से भी बना सकते हो, क्या, कि किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता एवं उस परावैद्युत माध्यम की जो विद्युतशीलता है, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। क्लियर है, इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आपका। अब अगला पॉइंट आएगा, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भैया। अगला पॉइंट क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, है ना। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, है ना।
वेक्टर रूप में कूलॉम के नियम को कैसे दर्शाया जाता है हमें ये देखना है ना। तो अब क्या करेंगे, कोई दो आवेश लीजिए, है ना। एक आपका Q1 है और एक Q2 है ना। बराबर। अब मान लीजिए दोनों आवेश आपके क्या है, सेम, मतलब इन पर जो आवेश है वो समान है, या तो दोनों धनात्मक है या फिर दोनों ऋणात्मक, है ना। एक ही चिन्ह के दोनों आवेश हैं। तो अब एक ही चिन्ह के जब दो आवेश होंगे तो क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा F12, है ना। आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो वेक्टर F12 होगा, है ना। उसकी दिशा ये वाली होगी। और इधर जो लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F21, है ना। यानी आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा जो लगाया गया बल है वो इस प्रकार होगा और इसकी दिशा इधर होगी, है ना। तो यहां पर अब इसकी स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष Q1 की जो स्थिति सदिश होगी वो क्या होगी भैया, वेक्टर R12 मान लेते हैं ना। क्या होगी, वेक्टर R12 है। और Q1 के सापेक्ष Q2 की जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R21 हो जाएगी, है ना। बराबर। इधर दिखाओ, इधर, हाँ इसको इधर दिखा सकते हो, डायरेक्शन इसके पास दिखा दीजिए, है ना। ये कौन सा होगा, वेक्टर R12 और ये होगा वेक्टर R2, है ना। वेक्टर R12 क्या है, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश है ना, या विस्थापन सदिश है। और ये वेक्टर R21 जो है Q1 के सापेक्ष Q2 का विस्थापन सदिश है ना। तो विस्थापन सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। कोई भी दो, अब मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई भी मूल बिंदु है ना, निर्देश तंत्र है ये आपका। अब इस मूल बिंदु के अगर दो वस्तुएं हैं, है ना, एक ये आपका Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब यहां से मान लो इसकी दूरी क्या है, Q1 की R1 है और Q2 की R2। अब Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, ऐसे होगा, है ना। क्या होगा, ये वेक्टर R21 होगा। और अगर Q1 का निकालेंगे Q2 के सापेक्ष तो ये वाला हो जाएगा वेक्टर R1, है ना। यही तो होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा ही होगा, तो ये इसको लिख दिया है इसे, ठीक है। तो हटा देता हूं। हाँ, अब कोई भी जो विस्थापन सदिश होगा, कोई भी सदिश होगा तो उसका एकांक सदिश भी होगा, है ना। तो जो वेक्टर R12 है इसका एकांक सदिश कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। इधर से चला है ये यूनिट वेक्टर R1, ठीक है। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक हो और दिशा क्या हो, जिस वेक्टर की वो बात कर रहा है दिशा उस वेक्टर में हो, उस वेक्टर की दिशा में हो, है ना। किसी भी वेक्टर की दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, उसका एकांक वेक्टर होता है। और ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर R2, ठीक। अब यहाँ पर क्या है भाई, इसको अगर हम थ्योरेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे कि माना कोई दो आवेश
है ना। कौन कौन है भैया, Q1 व Q2 समान चिन्ह के हैं। ठीक, Q1 और Q2 दो आवेश आपके समान चिन्ह के हैं, है ना। माना Q2 के सापेक्ष Q1 का विस्थापन सदिश क्या है, वेक्टर R12, है ना। इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। तथा Q1 के सापेक्ष Q2 का विस्थापन सदिश क्या होगा, वेक्टर R21, और इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, बराबर। इसका परिमाण क्या होगा भाई, इनका परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 व वेक्टर R21 के परिमाण क्रमशः वेक्टर R12 व R12 व R21 होंगे, है ना। और ये जो दोनों होंगे भैया, ये जो होंगे दोनों का, इनका परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है ना। तो परिमाण दोनों का बराबर है, बस इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा अलग अलग है ना। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब कोई भी वेक्टर जो होता है उसकी जो दिशा होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एकांक वेक्टर के द्वारा या एकांक सदिश के द्वारा, है ना। ठीक है, तो आगे लिखेंगे क्या, किसी वेक्टर की दिशा का निर्धारण उस वेक्टर या सदिश, है ना, के अनुदेश किससे दिया जाता है, एकांक वेक्टर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एकांक वेक्टर, तो जो यूनिट वेक्टर R12 होगा वो केवल में क्या होगा, वेक्टर R12 को इसके परिमाण से भाग दे दो तो परिमाण कट जाएगा, दिशा बच जाएगी, है ना। तो यूनिट वेक्टर R12 को कैसे लिखेंगे, वेक्टर R12 वेक्टर R12 है ना, इसका परिमाण, और यूनिट वेक्टर R21 जो होगा आपका वो वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई, है ना, R21 का परिमाण। तो ये आपको मिल गया, ठीक है। और ये जो होगा इसकी दिशा क्या है, दोनों की अलग अलग है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का यूनिट वेक्टर R12 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है भैया, एकांक है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, बस दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, बराबर। इसलिए ये यूनिट वेक्टर R21 माइनस का यूनिट वेक्टर R12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो यूनिट वेक्टर R12
व यूनिट वेक्टर r21 विपरीत दिशाओं में क्या है? एकांक सदिश। ठीक है, अब बल देखेंगे, है ना। जो आवेश Q2 है उसके द्वारा Q1 पर जो लगने वाला वैद्युत बल है वो क्या होगा, है ना। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है? वेक्टर F12, है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा? परिमाण इस बल का क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, है ना। R स्क्वायर होता है ना। और दिशा ये यूनिट वेक्टर R यूनिट वेक्टर 1 बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब ऐसे ही Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल, इसी प्रकार आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा? ये होगा आपका वेक्टर F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, और ये दोनों देखो परिमाण में समान है। कौन कौन? R12 और R21, तो इनके स्क्वायर का भी परिमाण बराबर होगा, यानी ये परिमाण क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये देखो यूनिट वेक्टर R12 यहाँ पर दिशा, यहाँ पर दिशा क्या है? यूनिट वेक्टर R21, और ये दोनों आपस में क्या है? ऋणात्मक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस का वेक्टर F12 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बराबर कब होगा? माइनस यूनिट वेक्टर R12 यहाँ आ जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? माइनस का F12 के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक मिनट बेटा, इसको इरेज करेंगे। इसको इतना देख लीजिए, फिर आगे इसको देखते हैं। आ जाइए। अब यहां आपको ये मिल गया, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है? पहला कि अगर दोनों आवेश जो आपके हैं वो या तो धनात्मक है या तो ऋणात्मक है, तब जो वेक्टर F12 है ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर R12 की दिशा में होगा, है ना। यदि दोनों आवेश क्या है? या तो दोनों धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक हो। तो जो वेक्टर F12 है वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर R12 की दिशा में होगा, है ना। और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस कंडीशन में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो क्या होगा भैया? प्रतिकर्षण बल होगा।
प्रतिकर्षण का होगा, है ना। जब वेक्टर F12 यूनिट वेक्टर R12 की दिशा में है तो वहां से हमें चित्र से पता चल रहा है कि जो वैद्युत बल लग रहा है वो वैद्युत प्रतिकर्षण का होगा। कब? जब दोनों आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो। अगर दोनों आवेश आपके विपरीत चिन्ह के हो, है ना, अगर ये Q1 और ये Q2 है ना, ये क्या है, Q1 Q2 इज लेस देन 0, यानी दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं। पहले कंडीशन में क्या था, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 थे। जब दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक है तो मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। और ये वैल्यू एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो 0 से कम हो जाएगी। ये क्या बता रहा है कि दोनों आवेश अलग अलग चिन्ह के हैं, है ना। तो यहाँ पे Q1 के सापेक्ष Q2 की जो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर R12, और Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R21, है ना, Q1 के सापेक्ष। यहाँ पे जो वेक्टर F, ये क्या है, F12 है, और ये वेक्टर F21 होगा, है ना। ये आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया वैद्युत बल है, और ये जो वेक्टर F21 है ये Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया गया वैद्युत बल है। एकांक सदिश क्या होगा, ये इधर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R21 और इधर आपका यूनिट वेक्टर R1, है ना। ये जो है वेक्टर R12 की दिशा क्या है, इधर से इधर, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12, और वेक्टर R21 की दिशा किधर है, इस साइड है, तो ये वाला आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर R2, है ना। तो आपका ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम Q1 और Q2 ऋणात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, तो आपका जो वेक्टर F12 होगा ये क्या होगा, इस दिशा में होगा क्या, यूनिट वेक्टर R12 की दिशा में नहीं है ना, ये यूनिट वेक्टर R21 की दिशा में है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। उसको समीकरण चाहो तो लिख लो, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसमें अगर ऋण चिन्ह रखोगे क्या होगा, ये आपका इसकी दिशा में आ जाएगा, यूनिट वेक्टर R21 की दिशा में आपको वेक्टर F12 मिलने वाला है ना। तो अगर हम ये कहें कि यदि आपका ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, तो क्या है आपका तब, तो जो वेक्टर F12 है की दिशा R21, यूनिट वेक्टर R21 की दिशा है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो आवेशों के, अतः आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल है, क्या है वो, आकर्षण का है। ठीक है, तो ये इसका सदिश स्वरूप हो गया। ठीक है, अब कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है वो अगला पॉइंट है, उसको देखेंगे। तो उससे पहले इसको 1 मिनट